डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे इम्यूनिटी सिस्टम के बारे में और उसमें हमने पढ़ा कि जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल या फॉरेन बॉडीज़ हमारे शरीर में प्रवेश करता है, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजुअन्स या उनके टॉक्सिन्स, तो हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र, हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम उन बाह्य पदार्थों से रिएक्शन करता है और उनको नष्ट कर देता है। इसको इम्यूनिटी या प्रतिरक्षा कहते हैं। हमारे शरीर में 2 प्रकार की प्रतिरक्षा पाई जाती है। फर्स्ट के बारे में हम पढ़ चुके हैं, जो कि थी इनबॉर्न और नॉन स्पेसिफिक, जो कि जन्मजात प्राप्त होती है और सभी रोगों के लिए, सभी पैथोजेंस के लिए एक समान प्रकार की होती है और यह शरीर में उपस्थित बैरियर के द्वारा प्राप्त की जाती है, शरीर में उपस्थित अवरोधों के द्वारा प्राप्त की जाती है। शरीर में 4 प्रकार के अवरोधों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। फर्स्ट था स्ट्रक्चरल और एनाटॉमिकल बैरियर, सेकंड था फिजियोलॉजिकल बैरियर, थर्ड था साइटोलॉजिकल बैरियर एंड फोर्थ था साइटोकाइन बैरियर। आज हम पढ़ेंगे एक्वायर्ड और स्पेसिफिक इम्यूनिटी के बारे में, जो कि सेकंड टाइप की है इम्यूनिटी, जिसको कि अर्जित और विशिष्ट प्रतिरक्षा कहते हैं, जिसको कि जन्म के बाद में अर्जित किया जाता है और यह विशिष्ट प्रकार के पैथोजेंस के लिए विशिष्ट प्रकार की होती है। पैथोजन स्पेसिफिक, जैसा कि अभी मैंने बताया था, रोगजनक के लिए विशिष्ट प्रकार की होती है और इसका मेन कैरेक्टर है इट्स मेमोरी, इसकी स्मृति। जब भी कोई पैथोजन शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम उसके प्रति रिस्पॉन्स देता है और इसको फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं, प्रथम प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया कहते हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी लो होती है, इसकी तीव्रता कम होती है और इसको पैथोजन को स्मृति में रखा जाता है। जब भी यही पैथोजन सेकंड टाइम शरीर में प्रवेश करता है तो बॉडी में सेकंड इम्यून रिस्पॉन्स होता है, यानी कि इस पैथोजन के लिए दूसरी बार प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया होती है और मेमोरी के कारण यह प्रतिक्रिया बहुत तीव्र होती है। एक्वायर्ड और स्पेसिफिक इम्यूनिटी के जो कैरेक्टर्स है, लक्षण हैं, उसमें फर्स्ट है स्पेसिफिसिटी यानी विशिष्टता। अगर शरीर में स्पेसिफिक पैथोजन प्रवेश करता है तो यह उसके लिए स्पेसिफिक होती है, यानी कि विशिष्ट पैथोजन के लिए विशिष्ट प्रकार की होती है। सेकंड है डाइवर्सिटी, विविधता, आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस पैथोजेंस, यह विभिन्न प्रकार के पैथोजेंस को पहचानने का कार्य करती है। थर्ड है डिफ्रेंशिएशन या विभेदन करना, इट कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन सेल्फ टिश्यूज एंड फॉरेन बॉडीज़, यह शरीर के ऊतकों में और बाहरी पदार्थों में पहचान करने का कार्य करती है। और फोर्थ है मेमोरी या स्मृति, प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स के तहत जो प्रतिक्रिया होती है उसको मेमोरी सेल्स में स्टोर रखा जाता है और इस जब यही पैथोजन शरीर में सेकंड टाइम प्रवेश करता है तो सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स होता है, जो कि बहुत तीव्र होता है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स लिम्फोसाइट्स के द्वारा होते हैं और लिम्फोसाइट्स 2 प्रकार के होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, टाइम पीरियड है एक साइड में, दूसरी साइड में है एंटीबॉडी कंसंट्रेशन इन ब्लड। फर्स्ट कांटेक्ट ऑफ ए एंटीजन, जब कोई एक एंटीजन कहते हैं कोई भी फॉरेन पार्टिकल, जैसा कि मैंने पीछे बताया था, वायरस हो, बैक्टीरिया हो, प्रोटोजोआ हो, फंजाई हो या उनके टॉक्सिन्स हो या उनका कोई भी प्रोटीन पदार्थ हो, तो जैसे ही कोई एंटीजन शरीर में प्रवेश करता है तो इसके तहत प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स होता है। अब इम्यून रेस्पॉन्स में 4 फेजेज होती हैं, जो कि इस डायग्राम में नहीं दिखाई गई है। जैसे ही एंटीजन शरीर के बॉडी के कांटेक्ट में आता है तो यहाँ पर सबसे पहले लैग फेज होती है। इस प्रावस्था में, इस फेज में किसी प्रकार का इम्यून रेस्पॉन्स नहीं होता है। इसके बाद में शरीर का, बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम
रेस्पॉन्स देना शुरू करता है, इम्यून सिस्टम की सेल्स रेस्पॉन्स करना शुरू करती है और यहाँ पर रिएक्शन तीव्र गति से होती है जिसको कहते हैं लॉग फेज। इसके बाद में स्टेशनरी फेज आती है जहाँ पर कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन जो है वो स्थिर हो जाती है और इसके बाद में डिक्लाइन फेज आती है जहाँ पर कि एंटीजन को निष्क्रिय या समाप्त कर देने के बाद में इम्यून रेस्पॉन्स कमज़ोर हो जाता है। यह जो अभी हम पढ़ रहे थे स्पेसिफिक जो है इम्यूनिटी उसके बारे में, तो उसमें जब फर्स्ट इम्यून रेस्पॉन्स के तहत होने वाली लॉग फेज जो है उसमें थोड़ा अधिक समय लगता है और इसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। जब यही ये एंटीजन सेकंड टाइम बॉडी में प्रवेश करता है तो लैग फेज या तो बिल्कुल ही कम अवधि की होती है या फिर एब्सेंट होती है और सीधे ही लॉग फेज होती है और इसकी तीव्रता अधिक होती है जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। और सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स मोर रैपिड एंड इंटेंस, तो सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स में लैग फेज एब्सेंट होती है, सीधे ही लॉग फेज होती है। इस कारण से इस वक्त होने वाली रिएक्शन बहुत तीव्र गति से होती है। इसी प्रकार से जब बी एंटीजन शरीर में प्रवेश करता है, फर्स्ट इम्यून रेस्पॉन्स होता है, प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स होता है, तो इसमें भी लैग फेज होती है, फिर इसमें लॉग फेज होती है, स्टेशनरी फेज होती है और डिक्लाइन फेज होती है। तो इसमें भी प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स में धीमी अभिक्रिया होती है। अभी हमने पढ़ा था कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स लिम्फोसाइट्स के द्वारा प्राप्त किया जाता है और लिम्फोसाइट्स दो प्रकार की होती है, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स ब्लड में पाई जाती हैं और इनके द्वारा एंटीबॉडीज या प्रतिरक्षियाँ बनाई जाती है और टी लिम्फोसाइट्स जो हैं वो बी लिम्फोसाइट्स की मदद करती है। तो एंटीबॉडीज़ बनाने के लिए टी लिम्फोसाइट्स के द्वारा बी लिम्फोसाइट की मदद की जाती है। एक्टिव एंड इनएक्टिव इम्यूनिटी, सक्रिय व निष्क्रिय प्रतिरक्षा। एक्टिव इम्यूनिटी, जब कोई एंटीजन यानी लाइव और डेड पैथोजन और प्रोटीन होस्ट के शरीर में, परपोषी के शरीर में प्रवेश करता है तो उसके द्वारा एंटीबॉडीज़ का निर्माण किया जाता है, प्रतिरक्षियों का निर्माण किया जाता है। एक्टिव इम्यूनिटी स्लो स्पीड होती है और इफ़ेक्टिव रेस्पॉन्स दिखाने में अधिक समय लेती है। एक्टिव इम्यूनिटी नेचुरल इन्फेक्शन के द्वारा जब पैथोजन शरीर में प्रवेश करता है या वैक्सीनेशन के द्वारा एक्टिव इम्यूनिटी को प्रेरित किया जाता है। सेकंड है इनएक्टिव इम्यूनिटी, यह एंटीबॉडीज़ को सीधे ही शरीर में प्रवेश करा करके प्राप्त की जाती है, जैसे कि IgA जो कि नवद दुग्ध या कोलेस्ट्रम के द्वारा माता से शिशु को प्राप्त होती है, या IgG जो कि प्लेसेंटा के द्वारा मातृक रक्त से शिशु के रक्त में प्रवेश करती है और उसको प्रतिरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड इनएक्टिव इम्यूनिटी, फर्स्ट है होस्ट इम्यून सिस्टम जो है वो एंटीबॉडीज़ बनाता है और इनएक्टिव इम्यूनिटी में यह होस्ट इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज़ नहीं बनाता है और यह इनएक्टिवली रिसीव इसको निष्क्रिय रूप से प्राप्त करता है। इंड्यूस्ड बाय इन्फेक्शन और एंटीबॉडीज, इंड्यूसर वैक्सीन्स। सेकंड है एक्टिव इम्यूनिटी में कि एंटीबॉडीज़ का बनना इन्फेक्शन के द्वारा या संक्रमण के द्वारा प्रेरित होता है या वैक्सीनेशन के द्वारा प्रेरित होता है, जबकि इनएक्टिव इम्यूनिटी में प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ के द्वारा प्राप्त किया जाता है, जैसे कि IgA और IgG के द्वारा या दूसरी
एंटीबॉडीज़ प्रवेश करा करके प्राप्त किया जाता है। थर्ड है एक्टिव इम्यूनिटी में इम्यूनिटी इफेक्ट लॉन्गर एंड मोर इफेक्टिव। प्रतिरक्षा का प्रभाव लंबे समय तक रहता है और अधिक प्रभावी होती है, जबकि इनएक्टिव इम्यूनिटी की अवधि कम होती है और यह कम प्रभावी होती है। एक्टिव इम्यूनिटी लैग फेज के बाद में उत्पन्न होती है, जैसा कि अभी मैंने आपको डायग्राम में बताया था। और क्योंकि इनएक्टिव इम्यूनिटी में एंटीबॉडीज़ को शरीर में प्रवेश करा करके सीधा ही प्राप्त किया जाता है, तो इसमें इम्यूनिटी तुरंत प्रभावी होती है। फिफ्थ है एक्टिव इम्यूनिटी में इम्यूनाइजेशन प्रेजेंट इन मेमोरी। प्रतिरक्षीकरण जो है वो स्मृति में सुरक्षित रहता है, और इनएक्टिव इम्यूनिटी में नॉट इन मेमोरी, स्मृति में सुरक्षित नहीं रहता है। एक्टिव इम्यूनिटी में नो बेनिफिट ऑफ इम्यूनिटी गिवन इन वीकर होस्ट। अगर कमज़ोर होस्ट है, पोषक है, तो उसमें प्रतिरक्षा का ज़्यादा फायदा नहीं होता है, जबकि इनएक्टिव इम्यूनिटी में जिसमें कि सीधे ही एंटीबॉडी शरीर में प्रवेश कराई जाती है, यह वीकर होस्ट के लिए फ़ायदेमंद है। इम्यून सिस्टम ऑफ आवर बॉडी, हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र। ह्यूमन इम्यूनिटी सिस्टम में मुख्य रूप से 4 अंग जो हैं वो भाग लेते हैं। फर्स्ट है लिम्फोइड ऑर्गन्स, लसीकाब अंग। सेकंड है लिम्फोइड टिश्यूज, लसीकाब उत्तक। थर्ड है लिम्फोसाइट्स, और फोर्थ है डिजॉल्व्ड मॉलिक्यूल्स लाइक एंटीबॉडीज, घुलनशील अणु जैसे कि प्रतिरक्षियाँ हैं। फंक्शंस ऑफ इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी सिस्टम, प्रतिरक्षा तंत्र के कार्य। आइडेंटिफिकेशन ऑफ फॉरेन बॉडीज और एंटीजन्स, बाह्य पदार्थों को या एंटीजन प्रतिजन को पहचानने का कार्य करती है। सेकंड है रेस्पॉन्स अगेंस्ट एंटीजन, प्रतिरक्षियों के प्रति प्रतिजन के प्रति प्रतिक्रिया दर्शाना। थर्ड है मेमोराइज इट, इसको स्मृति में सुरक्षित रखना। और फोर्थ है एलर्जिक कंडीशंस, ऑटो इम्यून डिजीज एंड इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट में इम्पोर्टेंट रोल। तो यह शरीर में एलर्जिक दशाओं में, ऑटो इम्यून डिजीजेज में और अंग प्रत्यारोपण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लिम्फोइड टिश्यूज, लिम्फोइड ऑर्गन्स, लसीकाब अंग, द ऑर्गन्स वेयर ओरिजिन, मैचुरेशन एंड प्रोलिफरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स टेक्स प्लेस। वे अंग जहाँ पर लिम्फोसाइट्स की उत्पत्ति, उनका परिपक्वन और उनका प्रचुरोद भवन होता है, उनको लिम्फोइड ऑर्गन्स कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स एंड सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। तो फर्स्ट है प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। बोन मैरो एंड थाइमस आर द प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स वेयर इमैच्योर लिम्फोसाइट्स डिफ्रेंशिएट्स इनटू एंटीजन सेंसिटाइज्ड लिम्फोसाइट्स, जहाँ पर कि अपरिपक्व लिम्फोसाइट्स प्रतिजन संवेदी लिम्फोसाइट्स में विभेदित होती है। और सेकेंडरी लिम्फोसाइट ऑर्गन्स स्प्लीन या प्लीहा, लिम्फ ग्लैंड्स, टॉन्सिल्स, पेयर पैचेज एंड इलियम एंड अपेंडिक्स आर सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। तो यह सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स है, द्वितीयक लसीकाब अंग है, एंड वेयर लिम्फोसाइट्स रिएक्ट विथ एंटीजन, जहाँ पर कि लिम्फोसाइट्स लसीकाब जो हैं वो प्रतिजन के साथ में रिएक्ट करते हैं, क्रिया करते हैं, एंड आफ्टर दैट प्रोलिफरेट इन इफेक्टिव सेल, और उसके बाद में वे प्रभावी कोशिकाओं में विभाजित हो जाते हैं। बोन मैरो या अस्थि मज्जा मेन लिम्फोइड ऑर्गन है फॉर ओरिजिन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ ब्लड सेल, सभी प्रकार की रक्त कोशिकाओं की उत्पत्ति के लिए यह मुख्य लसीकाब अंग है। थाइमस एंड बोन मैरो, ये दोनों टी लिम्फोसाइट्स
के डेवलपमेंट और मैचुरेशन के लिए उत्तरदायी है। तो टी लिम्फोसाइट्स का परिवर्धन और परिपक्वन थाइमस एंड बोन मैरो दोनों में होता है। स्प्लीन, लिम्फोसाइट्स एंड फैगोसाइट्स इसमें उपस्थित होते हैं और यह ब्लड फिल्टर का कार्य करता है। लिम्फ ग्लैंड्स, यहाँ पर ट्रैप्स माइक्रोब्स यानी सूक्ष्म जीवों को यह ट्रैप करने का काम, फंसाने का काम करती है। एंड एक्टिव लिम्फोसाइट्स एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रेस्पॉन्स, यहाँ पर एक्टिव लिम्फोसाइट्स जो हैं वो इम्यून रिएक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके अलावा माल्ट है। माल्ट का मतलब है म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, जो कि रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव एंड यूरिनोजेनाइटल लाइनिंग में उपस्थित होता है और यह पैथोजन से शरीर की सुरक्षा करने का कार्य करता है। थैंक यू।